आप कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में आराम से सो रहे हों और अचानक कमरे में कोई जहरीला धुआं भरने लगे। आपको सांस लेने में बेचैनी होगी। आप अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में जाएंगे, वहाँ भी वही धुआं मिला तो आप घर के दरवाजे से बाहर खुली हवा में जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ भी हवा में ऑक्सीजन की जगह जहरीला धुआं ही मिले तो फिर आप कहाँ जाएंगे? हम किसी भी संकट से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अपनी घुटती हुई सांसों से नहीं। ऐसी स्थिति का परिणाम मृत्यु ही है। ऐसी कल्पना मात्र से शरीर कांपने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ भोपाल शहर में 1984 के 2 से 3 दिसंबर की बीच की रात्रि में। यूनियन कार्बाइड नाम की एक बहुउद्देशीय व्यापारिक संस्था के भोपाल स्थित एक प्लांट में, इस प्लांट में पेस्टिसाइड का उत्पादन होता था। पेस्टिसाइड खेती में फसल को कीटाणुओं से बचाने का जहर होता है। इस उत्पादन की प्रक्रिया में एक खतरनाक गैस MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग होता है। ये बड़े बड़े टैंकों में भर के रखी जाती है। उस रात ऐसे ही एक विशाल टैंक से ये गैस निकलने लगी। धीरे धीरे इस गैस के जहरीले बादल भोपाल के आसमान पर गहराने लगे। जो भी घर इस प्लांट के आसपास स्थित थे, उनके अंदर ये गैस सबसे पहले भरी। धीरे धीरे इसका रेडियस बढ़ता चला गया। लोग दम घुटने की वजह से सड़कों पर आ गए। हर व्यक्ति उल्टियां कर रहा था। परिवार के परिवार एक साथ मरते चले गए। एक ऐसा अप्रत्यक्ष युद्ध शुरू हो गया जिसमें सांसें ही मृत्यु का कारण बन गई। जहां पूरा शहर ही मौत की चपेट में हो, वहां नुकसान का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। घटना के तुरंत बाद जो सरकारी संख्या सामने आई, उसके अनुसार मृतकों की संख्या 2259 बताई गई। 2008 में जब मुआवजा देने की गिनती चल रही थी, तब यह संख्या बढ़कर 3787 हो गई। ये आंकड़े कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुरंत मृत्यु सिर्फ उन लोगों की हुई जो प्लांट के नजदीक के दायरे में आते थे। लेकिन गैस का बहाव हवा के साथ दूर दूर तक था। 2006 में दिए गए एक सरकारी हलफनामे के अनुसार इस हादसे में पीड़ितों की संख्या थी 5.25 लाख। ये 5.25 लाख लोग किस्तों में मौत का इंतजार कर रहे थे या फिर अन्य भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे। मानविक नुकसान बस इतना ही नहीं था। गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे जन्म से पहले ही अपंग हो चुके थे। जहरीली गैस ने नसों को प्रभावित किया था, इसलिए पूरी 2 पीढ़ियां इन रोगों से ग्रसित हो गई। गैर सरकारी अनुमान के अनुसार 8000 से अधिक लोग दुर्घटना के 2 हफ्ते के अंदर ही मर गए थे। उतने ही या उससे अधिक लोग क्रमशः मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। सच्चाई यह है कि कम से कम 20 लाख लोग प्रभावित हुए भोपाल गैस कांड में। मृत्यु एक निरंतर चलने वाला चक्र बन गया, जिसकी गिनती सरकार ने करनी ही छोड़ दी। अब सवाल यह है कि ऐसी दुर्घटना हुई कैसे? क्या ऐसे प्लांट को चलाने वालों को इससे संभावित नुकसान का अंदाज नहीं होता? यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी थी जो सुरक्षा के मामलों में कोई कोताही विश्व में अपने किसी भी प्लांट में नहीं बरत सकती थी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि दुर्घटना तो दुर्घटना होती है, कोई जानबूझकर नहीं की जाती। ऐसा तर्क संभव है अगर ऐतिहासिक रूप से ऐसे किसी संभावना का अंदेशा न हुआ हो। इस प्लांट से एक इतिहास जुड़ा हुआ है। प्लांट की स्थापना हुई थी 1969 में। 1979 में इस प्रकल्प में जोड़ा गया MIC के उत्पादन का प्लांट। इस उत्पादन की रासायनिक प्रतिक्रिया में इथाइल अमाइन नाम का रसायन फॉस्जीन नाम की एक गैस से मिलकर MIC बनाता है। फॉस्जीन उस गैस का नाम है जो प्रथम विश्व युद्ध में हथियार की तरह प्रयुक्त हुई थी। जहरीली तथा भारी गैस होने के कारण ये दुश्मनों को बहुत जल्दी समाप्त कर देती थी। इतने सारे उपलब्ध ज्ञान के बाद इस प्लांट को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की बहुत आवश्यकता थी। 1976 में प्लांट के 2 वर्कर यूनियन के नेताओं ने शिकायत की कि उनका एक वर्कर प्लांट के पाइपों की सफाई करते समय फॉस्जीन की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु 72 घंटों के अंदर हो गई। इस घटना के प्रकाश में आने पर एक पत्रकार राजकुमार केशवानी ने
एक दैनिक अखबार में पूरा विवरण छापा, जिसमें उसने कहा कि भोपाल एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है। जनवरी 1982 में फिर एक दुर्घटना हुई, जिसमें फॉस्जीन गैस के लीक होने से 24 वर्कर उसकी चपेट में आ गए। छानबीन करने से पता चला कि प्लांट में ऐसे कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कवच दिए ही नहीं जाते थे। इस घटना के एक महीने बाद फरवरी 1982 में MIC गैस लीक होने की घटना हुई। लीक को रोकने की कोशिश में एक सुपरवाइजर और 2 वर्कर बहुत बुरी तरह से रासायनिक जलन और जहरीली गैस से प्रभावित हुए। अगस्त 1982 में फिर एक बार MIC गैस लीक हुई, जिसकी चपेट में एक केमिकल इंजीनियर आ गया। उसका शरीर 30% जल गया रासायनिक प्रभाव से। और अक्टूबर 1982 में MIC गैस फिर एक बार लीक हुई। फिर एक बार एक सुपरवाइजर और कुछ वर्कर उसकी चपेट में आ गए। 1983 और 1984 में कई घटनाएं हुई, जिनमें MIC, क्लोरीन मोनोमिथाइलमाइन, फॉस्जीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड लीक हुए। कई बार तो ये एक से अधिक केमिकल एक साथ लीक हुए। यानी कि ऐसा मौत का खेल यूनियन कार्बाइड प्लांट में एक रूटीन था। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ न किए जाना ऐसे प्लांट के मैनेजमेंट की भयंकर भूल थी। अब जरा देखें कि इस प्लांट का मैनेजमेंट कौन था। ये प्लांट भारत सरकार और अमेरिका की यूनियन कार्बाइड का साझा प्रकल्प था। भारत सरकार और इसके बैंकों के पास 49.1% शेयर थे और बाकी के शेयरों के साथ कंट्रोल था यूनियन कार्बाइड का। यूनियन कार्बाइड का अमेरिकी CEO था वारेन एंडरसन, यानी प्लांट चलाने के निर्देशन का अधिकार एंडरसन के पास था। सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते ऐसी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेवारी बनती थी वारेन एंडरसन की। और भारत सरकार की जिम्मेवारी ये बनती थी कि एंडरसन को गिरफ्तार करके घटना की पूरी जांच करे। बहुत सारे आपराधिक मामलों में भारत सरकार रेड अलर्ट भी जारी कर देती ताकि अपराधी भारत छोड़कर भाग न जाए। दुर्घटना के 4 दिनों बाद एंडरसन 7 तारीख को भारत पहुंचा पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए। जैसा अपेक्षित था, उसे एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से उसे भोपाल के कंपनी के गेस्ट हाउस में ले जाया गया। एंडरसन की गिरफ्तारी की खबर मीडिया को मिल गई। भोपाल की पुलिस प्रधान स्वराज पुरी ने भी गिरफ्तारी की पुष्टि की। यहां तक की कार्रवाई सही और अपेक्षित थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल हैरान करने वाला सारा कारनामा था। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के अंदर एंडरसन को बेल मिल गई। जो पुलिस के लोग एंडरसन को पकड़ कर लाए थे, उनका दायित्व बन गया एंडरसन की सुरक्षा का। पुलिस वाले एंडरसन को ससम्मान पुलिस की नीली गाड़ी में बिठाकर शहर से दूर एयरपोर्ट तक ले गए। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के प्राइवेट विमान में एंडरसन को दिल्ली ले जाया गया। बेल देने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोती सिंह ने मीडिया के दबाव दिए जाने पर बताया कि उसे ऊपर से आदेश हुआ था। प्रांत के चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश दिया था एंडरसन को बेल देने का। निश्चित रूप से भारत सरकार का कोई शक्तिशाली व्यक्ति एंडरसन को बचाने और भगाने के लिए काम कर रहा था। हजारों लोगों की मौत का जिम्मेवार व्यक्ति मौत के चौथे दिन, यानी उसके भारत आने वाले ही दिन, दिल्ली में पहुंचा और दिल्ली की संसद के पास पहुंचा, जहां उसे मिलना था किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से। वहां से एंडरसन एक सरकारी सफेद एम्बेसडर में बैठकर दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंच गया और उसी रात भारत से भाग गया। बाद में उसे भारत बुलाने की कोशिशें भी हुई, या यूं कहें कि कोशिशों का दिखावा हुआ, लेकिन वो कभी आया नहीं। एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, भोपाल गैस कांड के सर्वोच्च अपराधी को बेल कैसे मिली? भोपाल से एंडरसन दिल्ली और दिल्ली में संसद तक कैसे पहुंचा और वो देश छोड़कर भाग कैसे गया? ये कोई छोटे मोटे आदमी के बस की बात नहीं थी। कोई बहुत बड़ी शक्ति एंडरसन को बचाने और भगाने में लगी थी। बहुत सारी अटकलें लगती रही, लेकिन सच्चाई को खुल के बताने का साहस किसी में नहीं था। जब एक अपराधी को सरकार का ही संरक्षण मिल जाए तो उसकी शिकायत कौन करेगा? इस विषय पर पहली बार खुलकर चर्चा हुई संसद में, जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने 12 अगस्त 2015 को एक जबरदस्त भाषण में ये कहा, तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया। राजीव गांधी
Gandhi government had allowed Anderson to flee as a quid pro quo arrangement with United States on giving a presidential pardon to one Adil Shahryar. सुषमा का आरोप ये था कि एक बहुत बड़ी डील हुई अमेरिका और राजीव गांधी के बीच। डील ये थी कि वारेन एंडरसन को भारत से सुरक्षित अमेरिका भेज दिया जाए, उसके बदले में अमेरिका को आदिल शहरयार की 35 साल की कारावास को समाप्त करके वापस भारत आने दिया जाएगा। ये आदिल शहरयार कौन था? आदिल शहरयार को अमेरिका के मियामी शहर में एक होटल में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था और पूरी जांच के बाद वहां की पुलिस को और भी नए तथ्य मिले। पुलिस को जानकारी मिली कि आदिल के एक कंटेनर में रद्दी कागजों के साथ 2 विस्फोटक भी रखे गए थे। उसका प्लान था उस जहाज को विस्फोटक से उड़ा देना जिसमें एक कंटेनर लादा जाना था। उस पर मुकदमा चला। 17 मई 1982 को उसे 35 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई। अब जरा आदिल शहरयार की पृष्ठभूमि को समझते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सभी जानते हैं। उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उनके भतीजे का नाम था मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस 1944 में इंदिरा गांधी के संपर्क में आया। अपने पति फिरोज गांधी से बढ़ती हुई दूरियों के कारण दोनों की मित्रता गहरी हो गई। जवाहरलाल नेहरू भी यूनुस को पसंद करते थे। यूनुस का विवाह हुआ था लाजवंती के साथ, जो तत्कालीन नेता रलियाराम की पुत्री थी। 1960 में यूनुस को स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद उसे ट्रेड फेयर अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया। यूनुस को 1947 में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रखा गया आदिल शहरयार। राजीव गांधी का जन्म हुआ था 1944 में, संजय गांधी का 1946 में। ये तीनों हम उम्र होने के कारण अच्छे दोस्त बन गए। जैसे जैसे ये लोग बड़े हुए, आदिल बन गया संजय गांधी के राजनीतिक ग्रुप का सक्रिय सदस्य। इमरजेंसी की अवधि जून 25, 1975 से मार्च 21, 1977 के बीच संजय गांधी के गैंग ने बहुत मनमानी की। तोड़फोड़ और बदमाशी की प्रवृत्ति के कारण आदिल अमेरिका में गिरफ्तार हो गया था। इस आदिल को रिहा करने की तजवीज़ की गई वारेन एंडरसन के बदले। जून 1982 में 35 साल का अर्थ था कि आदिल की रिहाई 2017 में होनी चाहिए थी, लेकिन इस डील के अंतर्गत उसकी रिहाई जून 1985 में हो गई। आदिल शहरयार की तकदीर अच्छी थी कि 1984 में उसका बचपन का दोस्त राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बन गया। अब भोपाल कांड का तीसरा प्रकरण और भी अधिक दुखद है। गैस कांड से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा तो सरकार ने तैयार कर लिया, लेकिन इससे होने वाले दीर्घकालीन नुकसानों पर उसने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले तो इस तरह की जहरीली गैस से निपटने के लिए कोई एंटीबॉडी उपलब्ध नहीं थी। बिना पूरे ज्ञान के कुछ विशेषज्ञों ने घोषित कर दिया कि जो हानि होनी थी वो हो चुकी थी। जो गैस से बीमार पड़ रहे थे उन्हें सामान्य बीमारी का दर्जा दे दिया गया। उसे टीबी या एनीमिया बताया गया, जो गरीबों में सामान्य बीमारियां हैं। प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार विभीषिका को कम दिखाना चाह रही थी, जिसका खामियाजा भोपाल की जनता को भविष्य में उठाना पड़ा। MIC के परिणाम गर्भस्थ शिशु पर भी पड़े। बहुत सारे बच्चे विकलांगता के साथ दुनिया में आए। यूनियन कार्बाइड से निकले जहरीले केमिकल को आसपास की जमीन में ही गाड़ दिया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि जमीन के नीचे का पानी भी उस जहर से जहरीला हो गया। कुल मिलाकर जहरीली गैस का प्रभाव पीढ़ियों और दशकों तक रहा। किसी भी दुर्घटना में पीड़ितों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। इस घटना में सरकार को मुआवजा वसूल करना था यूनियन कार्बाइड से। भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट। इसके अंतर्गत सरकार ने सभी पीड़ितों के लिए लड़ने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। यूनियन कार्बाइड पूरी तरह से रिलीफ के काम में सहयोग नहीं कर रही थी। अमेरिका की यूनियन स्टेट्स फेडरल कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। अप्रैल 17, 1985 को वहाँ के जज जॉन एफ कीनन ने एक मुकदमे में फैसला देते हुए कहा कि यूनियन कार्बाइड को तत्कालीन सहायता हेतु 50 लाख से $1 करोड़ की सहायता देनी चाहिए। उसने ये भी आदेश दिया कि राशि का वितरण रेड क्रॉस के माध्यम से अविलंब करना चाहिए। भारत सरकार ने उस फैसले को अस्वीकार कर दिया।
मार्च 1986 में कंपनी ने $35 करोड़ का एक ऑफर दिया। उनका कहना था कि चूंकि राशि का उपयोग 20 वर्षों तक चलेगा, इसलिए ये राशि बढ़कर 50 से 60 करोड़ की हो जाएगी। भारत सरकार ने इस फैसले को भी अस्वीकार कर दिया। मई 1986 में ये मामला भारत की अदालत में भेज दिया गया, क्योंकि यूनियन कार्बाइड भारत की यूनिट थी जिसकी मल्कियत और मैनेजमेंट भारतीय था। भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के पिछले ऑफर को ठुकरा दिया। सरकार ने $330 करोड़ की मांग रखी। उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों को आपस में ये राशि तय करने का निर्देश दिया। आखिरकार फरवरी 1979 में दोनों पक्षों में $47 करोड़ पर सहमति हो गई। ये धनराशि शायद पूरी पड़ जाती अगर प्रभावित लोगों की संख्या वही होती जो सरकार पकड़ रही थी, लेकिन सरकारी मेडिकल संस्थाओं ने यह कहकर उलझा रखा था कि बहुत सारे प्रभावित लोगों की बीमारी का कारण MIC गैस थी ही नहीं। 2014 तक भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ये कहती रही कि बीमारी के कारण की पुष्टि संभव नहीं है। 1990 के दौरान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने $47 करोड़ की मांग को सही बताया। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि ये राशि यूनियन कार्बाइड से समझौते के रूप में वसूले। ये भी कहा कि 1 लाख लोगों के भविष्य में होने वाले शारीरिक अपंगताओं के लिए इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी तय करे। सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड को आदेश दिया कि उन्हें स्वेच्छा से भोपाल में $2.25 करोड़ की लागत से एक अस्पताल का निर्माण करना चाहिए ताकि बीमारों का इलाज हो सके। यूनियन कार्बाइड ने उसकी सहमति दे दी। इस तरह से $47 करोड़ का मुआवजा तय हो गया। ये मांगी हुई राशि का 7वां हिस्सा था। इस राशि के वितरण से भोपाल पीड़ितों के हिस्से में क्या आया, ये मैं एक कविता के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये कविता मैंने लिखी थी 2010 में, जिस दिन राशि का विवरण या वितरण अखबारों में प्रकाशित हुआ। सोचता हूँ क्या वो बड़ी त्रासदी थी जो 1984 में हुई थी, या फिर वो जो उसके बाद हुई है 25 सालों में। उस त्रासदी में एक शहर चपेट में था, भोपाल। एक खतरनाक गैस का बुन गया जाल जो रात भर में हजारों घरों में पहुंची और सोए हुए इंसानों के फेफड़ों में जहर बन के जा घुसी। जो खुशकिस्मत थे सोए रह गए, बाकी बच गए एक खौफनाक जिंदगी जीने के लिए। हवा, पानी, मिट्टी, फसल, पशु सब कुछ जहर बन गया। दिसंबर 2 का वो दिन कहर बन गया। लेकिन उसके बाद शुरू हुए सरकारी तमाशे। घड़ियाली आंसुओं के बीच बटने लगे बताशे। जिसे पकड़ा जाना था उसी दिन, वो वारन एंडरसन भगा दिया गया सरकारी विमान में, पहुंच गया अपने वतन। अब वो मौज में है, कहीं छुपकर नहीं, अमेरिका की नाक न्यूयॉर्क में। सरकार ने ले ली कमान, या समझो खोल दी दुकान पीड़ितों को न्याय दिलाने की। 2 लाख जन्मे अजन्मे बच्चे, 8 लाख वयस्क जो मर गए 3 दिसंबर को, 12 लाख जो मरते रहे किस्तों में, और असंख्य जो अब भी चुका रहे हैं किस्तें मरने तक की। सरकार ने फाइल सल्टा दी $47 करोड़ लेकर, और बन गई दिलदार दिलासे देकर। लेकिन वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा गया कहाँ? विधवाओं की शुरुआती पेंशन $200 महीने में, कम आय वालों का फाइनल निपटारा $1500 में, और आखिर में मरने वालों का फुल और फाइनल औसत 62,000, न मर पाने वालों का 25,000। 10.25 लाख क्लेमों में आधे निपट गए बिन पैसों के, क्योंकि वो गरीब सिद्ध नहीं कर पाए कि उनके भी दर्द थे बाकी आधे जैसों के। यह था सरकारी न्याय आर्थिक रूप से। और जो बचा था गैर जिम्मेवारी का दंड, उसका भी फैसला आखिर हो ही गया। भोपाल की कचहरी में आज 2010 में सरकार की मंशा का मसला जाहिर हो ही गया। 2-2 साल की सजा कुछ बड़े लोगों को, जो उन्हें होनी ही नहीं इस जीवन काल में। जमानत, तारीखें, अपील होती रहेंगी हर हाल में। और इस सरकारी त्रासदी के अनुत्तरित प्रश्न, किसने भगाया वारन एंडरसन को, और फिर क्यों नहीं मांगा गया वो अमेरिका से? किसने दबा दी इंक्वायरी की फाइल? कहाँ गए बचे हुए 1000 करोड़ रुपए? क्या मिला पीड़ितों की प्रभावित नस्लों को? क्यों नहीं दंडित हुआ कोई? त्रासदी यह है मित्रों, इस देश में इंसान की कीमत बहुत सस्ती है, और उससे भी सस्ती हमारे नेताओं की मानसिकता। इति भोपाल प्रकरणम।